नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए चमकते महानगरों की चकाचौंध के पीछे छिपी अकेलेपन और बेचैनी की कहानी। शीर्षक है शहर का घाव और लेखिका हैं प्रतिष्ठित कथाकार नीरजा हेमेंद्र। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली सुकून आखिर कहाँ है, भीड़ में या अपने गांव की मिट्टी में। तो प्रस्तुत है कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। हेलो हेलो अम्मा अम्मा। हाँ अभय बोल बेटा, सुनो थई का हाल बा, नीके बाड़ू। अभय की आवाज़ सुनते ही अम्मा प्रसन्न हो गई। 4 दिनों के पश्चात आज अभय का फ़ोन आया है। घर में सभी चिंतित थे, किंतु कोई अपनी चिंता किसी से व्यक्त नहीं कर रहा था। अभय की माँ शकुंतला देवी की चिंता का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। आखिर वो अभय की माँ जो ठहरी, उनकी चिंता अकारण तो नहीं थी। कारण 4 वर्ष हो गए अभय को उत्तर प्रदेश के इस छोटे से गांव रामपोला से नोएडा गए हुए। वो नोएडा के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर रहा है। यह बीटेक का उसका अंतिम वर्ष है। प्रारंभ में जब अभय नोएडा गया था तब पूरा घर उसके लिए चिंतित रहता था। समय व्यतीत होने के साथ धीरे धीरे अभय के बाबूजी, बड़ा भाई, छोटी बहन सब निश्चिंत होते गए, किंतु शकुंतला देवी अब भी प्रतिदिन उसके लिए चिंतित रहती हैं। जब से अभय नोएडा गया है तब से कोई दिन ऐसा नहीं गया जब उन्होंने अभय को स्मरण न किया हो, उसे स्मरण करते हुए घर में उसकी चर्चा न की हो। इधर 4 दिनों से अभय का फ़ोन नहीं लग रहा था। फ़ोन करने पर फ़ोन बार बार नॉट रीचेबल बता रहा था। हाँ बेटवा बोल, 4 दिन से फ़ोन काहे ना किए, हम सब यहाँ से मिलावत रहे पर फ़ोन लाग नहीं रहा था, शकुंतला देवी ने अभय से कहा। हाँ माई, फ़ोन पता नहीं काहे नहीं लग रहा था, हम भी बहुत कोशिश किए थे मिलाने की, शायद नेटवर्क में कोई दिक्कत रही होगी। माई एक अच्छी खबर है, मेरी नौकरी लग गई है, अभय ने कहा। अरे बेटवा, ईता बड़ी नीके खबर सुनौले, शकुंतला देवी ने कहा। माई बाबूजी हैं घर में? हाँ द्वार पर बैठे हैं। फ़ोन दीजिए जरा बाबूजी को, अभय ने कहा। ओ अभय के बाबू सुनिए, बेटवा का फ़ोन है, शकुंतला देवी ने वहीं से आवाज़ लगाई। फ़ोन लेकर वो 2-4 पग आगे बढ़ी ही थी कि अभय के पिता राम स्वरूप जी कमरे में आ चुके थे। हाँ बेटा कैसन हो, उन्होंने अभय से पूछा। ठीक बानी बाबूजी, अभय ने कहा। बाबूजी एक कंपनी में हमको नौकरी मिल गई है। अच्छा बेटवा, ये तो बड़ी खुशी का बात है। ये कब हुआ, अभी तो तुम्हार एक परीक्षा बाकी है, उन्होंने अभय से पूछा। बाबूजी पिछले माह हमारे कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन के लिए कई कंपनियां आई थीं, उन्हीं में से एक कंपनी में मेरा चयन हो गया है। 4 माह बाद मुझे ज्वाइन करना होगा, फाइनल परीक्षा के बाद, अभय ने बाबू को बताया। कब जाना है बेटा, राम स्वरूप जी ने उत्सुकता से पूछा। 4 महीने बाद जाएंगे बाबूजी। कहाँ पर लगी है नौकरी, किस शहर में, राम स्वरूप जी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। गुड़गांव की एक इंजीनियरिंग कंपनी में। गुड़गांव बहुत दूर है क्या बेटा, राम स्वरूप जी की इच्छा सब कुछ शीघ्र ही जान लेने की हो रही थी। पहली बार उनके घर में किसी की नौकरी लग रही थी, वो भी बड़े शहर में। नहीं बाबूजी, नोएडा से अधिक दूर नहीं है, बाकी घर आकर बताएंगे, अभय ने कहा। अच्छा बेटा, घर कब आऊँ, राम स्वरूप जी ने पूछा। बाबूजी नौकरी पर गईला से पहले एक बार आई, आप सबसे मिले, अभय ने कहा। अच्छा बेटा, नीके रह, खुश रह, राम स्वरूप जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा। हमो भैया से बात करब, हमो भैया से बात करब, छोटी बहन नेहा, जिसने अम्मा बाबूजी को फ़ोन पर अभय से बात करते हुए सुना तो अपने कमरे से दौड़ती हुई आई। बेटवा तनी गुड़िया से बात कही ले, राम स्वरूप जी ने नेहा को फ़ोन देते हुए कहा। भैया तोहार नौकरी लग गई, पहली तनख्वाह से हम कुछ लेब, नेहा खुश थी। उसे भाई की नौकरी मिलने की अत्यधिक प्रसन्नता थी। कुछ सामान मांगना तो भाई बहन के स्नेह का प्रतीक था, अन्यथा राम स्वरूप जी तो गांव के समृद्ध किसान थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना थी। ठीक है, खूब मन लगाकर पढ़ना। हाँ छुटकी बताओ क्या लोगी। कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही कह दिया, आप आ जाइए, आपसे मिले बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, नेहा ने भावुक होते हुए कहा। ठीक है, चलो रखो, बाद में फिर फ़ोन करते हैं, अभय बोला। ठीक है भैया, नेहा ने फ़ोन रख दिया। सांझ के द्वार पर घर के सब लोग बैठे।
राम स्वरूप, उनकी पत्नी, बेटी तथा छोटा बेटा अजय, सब लोग प्रसन्न थे। नेहा शाम की चाय के साथ पकौड़े बना लाई थी। सब लोग खा पी रहे थे। गांव में रहकर भी हमारा बेटा इतनी मेहनत से पढ़ाई किया कि आज शहर की एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर हो गया है, राम स्वरूप जी ने गर्व से पत्नी से कहा। हाँ, जब वो छोटा था तब गांव में सरकारी स्कूल के अतिरिक्त कौनो स्कूल नहीं था। वो उसी में मेहनत से पढ़ता था, शकुंतला देवी बोली। पढ़ने की लगन उसमें इतनी थी कि वो 10वीं में ही शहर पढ़ने चला गया। पढ़कर कुछ बनने की लगन उसे अपने गांव से छोटे शहर से बड़े शहर तक ले गई। आज उसे नौकरी भी मिल गई। देखते देखते समय कितना आगे बढ़ गया, राम स्वरूप जी ने कहा। देखत देखत समय आगे नहीं बढ़ा। एक एक घड़ी, एक एक पल हमार जान सुखती रही बेटवा खातिर। रात रात भर आंखन में नींद नहीं पड़त रही जब वो पहली बेर शहर गया रहा। शकुंतला देवी ने अपनी चिंता व प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा। माई, ऊ सब छोड़, भैया पढ़ लिख के इंजीनियर हो गए, यह बड़ी खुशी की बात बा, अजय ने कहा। इसी प्रकार दिन व्यतीत होते जा रहे थे। लगभग प्रतिदिन अभय से घर वालों की बात होती। कभी अभय का फ़ोन आ जाता, कभी घर के सदस्य अभय को फ़ोन लगाते। अभय के बताने पर भी घर के लोग समझ नहीं पाते कि उसकी नौकरी किस कंपनी में लगी है। घर के लोग छोटे से गांव के रहने वाले जो ठहरे, शहरों की बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम क्या जाने। बेटवा, अंग्रेजी में कौनो नाम बतावत रहा, हमें समझ नहीं आवा। किसी के पूछने पर यही बता देते। घर में सभी अभय के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 10 दिनों के पश्चात अभय घर आया। तब तक पूरे गांव को पता चल चुका था कि राम स्वरूप का बेटा शहर की किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर हो गया है। अभय के घर आते ही गांव के लोग अभय से मिलने और अभय को देखने आने लगे। देखते देखते बहुत सारे लोग राम स्वरूप जी के दरवाजे पर एकत्र हो गए। राम स्वरूप जी की बूढ़ी माँ, जिनकी उम्र लगभग 90 वर्ष की रही होगी, डंडे के सहारे चलती हैं। ऊंचा सुनने के कारण बातें कम समझती हैं। वो सबकी बातें व घर में उत्साह भरा वातावरण देखकर ये समझ चुकी थीं कि उनका पोता नौकरी से लग गया है। वे भी खूब प्रसन्न थीं। डंडा टेकती हुई वे भी द्वार पर आकर चारपाई पर बैठ गई थीं। खूब हंसी खुशी का वातावरण था। दादी, पोते का नौकरी लाग गई बा, मुंह मीठा कराओ, गांव के सुकई ने कहा। ठीक बा, काहे नहीं, दादी ने पोपले मुंह से हंसते हुए कहा। राम स्वरूप जी ने गांव की दुकान से लड्डू मंगवाए। लड्डू बटते बटते कुछ लोग और आ गए। सबको लड्डू बांटे गए। राम स्वरूप के द्वार पर जैसे चौपाल लग गई हो। देर तक लोगों का जमावड़ा लगा रहा। बहुत दिनों पश्चात गांव के लोगों से अभय की मुलाकात हो रही थी। उन सबसे मिलकर वो भी खुश था। अब नई नई नौकरी पर जाने के पश्चात न जाने कब इतने सारे लोगों से मिलना संभव हो पाएगा। अवकाश मिलने पर ही इन सबसे मिलना संभव हो पाएगा। 4 दिनों के पश्चात अभय नोएडा चला गया। वो दिन भी आ गया जब अभय ने गुड़गांव में नौकरी ज्वाइन कर ली। प्रारंभ में दिनचर्या व्यवस्थित होने में समय लगा, किंतु कुछ दिनों में धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित हो गया। बेटवा, तुहार ब्याह खातिर लड़की वाले आए रहे हैं। अब तक तू कमाए लगल, कहे तो तुहार रिश्ता तय कर दिहल जाए। एक दिन माई का फ़ोन आया और उनकी बात सुनकर अभय अचकचा गया। अभी तो उसने विवाह के बारे में सोचा भी नहीं था। लड़की? हाँ बेटा, लड़की पढ़ी लिखी है, 12वीं पास है। पास के गांव के बिंदश्री प्रसाद की बेटी है। तू उनके जानत होइब, शकुंतला देवी ने कहा। ठीक है माई, आप लोग लड़की देख लीजिए, बात तय करते समय हम एक दिन की छुट्टी लेकर घर आ जाएंगे, अभय ने माँ की इच्छा का सम्मान करते हुए कहा। ठीक बा बेटा, शकुंतला देवी ने कहा। घर के लोगों ने लड़की देखी। सुरेखा पढ़ी लिखी तो थी ही, देखने में भी अच्छी थी, किंतु बात तो अभय के आने पर ही तय होगी। कुछ दिनों पश्चात अभय भी आ गया। सीधे व सरल स्वभाव की सुरेखा अभय को भी पसंद आई। सुरेखा के घर वाले शीघ्र विवाह चाहते थे, किंतु अभय ने अगले लगन में विवाह करने की बात कही। कारण अभय की नौकरी अभी नई थी। विवाह के लिए शीघ्र इतनी छुट्टियां मिल पाना संभव नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि गुड़गांव में अभय किसी अन्य के साथ साझा कमरा लेकर रह रहा था। उसने अपना अलग घर नहीं लिया था। वो यहाँ अपने लिए एक फ्लैट लेने की सोच रहा था। अभी एक भी पैसा उसके पास नहीं था। वो जानता था कि बाबूजी पैसों से उसकी मदद करने में सक्षम हैं, किंतु अभय सोचता है कि बाबूजी ने इतने पैसे खर्च करके उसे उच्च शिक्षा दिलाई है। अब वो आत्मनिर्भर है और बाबूजी से पैसे नहीं मांगेगा।
1 वर्ष में वो कुछ पैसे जोड़ लेगा तथा कुछ लोन द्वारा व्यवस्था कर सबसे पहले एक फ्लैट ले लेगा। छोटा ही सही, अपना एक घर होगा। नौकरी ज्वाइन करने के पश्चात उसे निजता व आराम की आवश्यकता होगी। विवाह से पूर्व अपना घर ले लेना उसकी प्राथमिकता है। दिन व्यतीत होते जा रहे थे। अभय को पहली सैलरी मिली। उसने फ़ोन द्वारा घर में सबको एक सुखद समाचार सुनाया। रामस्वरूप और शकुंतला देवी अपने बेटे की सफलता से अत्यंत प्रसन्न थे। ये लोग ही नहीं बल्कि पूरा घर प्रसन्न था। अभय की सैलरी भी ठीक ठाक थी। परिवार का पहला लड़का था अभय, जो इतने बड़े शहर में जाकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था। इस छोटे से गांव में लोग अधिक शिक्षित नहीं हैं। कुछ लोग थोड़े बहुत शिक्षित हैं भी तो काम वही पारिवारिक छोटा मोटा व्यवसाय, मजदूरी, खेती बाड़ी आदि करते हैं। गुड़गांव, जिसका परिवर्तित नाम अब गुरुग्राम हो गया है, यहाँ की ऊंचे आसमान से बातें करती बिल्डिंगों को देखकर अभय उनमें एक फ्लैट लेने का सपना देखने लगा। इसके लिए वो अपने वेतन से प्रति माह बचत करने लगा। साथ ही साथ ऐसे फ्लैट ढूंढने लगा जो उसके कार्यालय से अधिक दूर ना हो तथा उसके बजट के अनुरूप हो। 6 माह व्यतीत हो गए। अभी वो घर खरीदने की योजना को अमली जामा नहीं पहना पाया था कि घर से दादी के देहांत की खबर ने उसे झकझोर कर रख दिया। जिन छुट्टियों को बचाकर वो अपने विवाह के लिए रख रहा था, उन छुट्टियों को उसे दादी के अंतिम संस्कार के लिए लेना पड़ा। दादी के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए वो अविलंब घर के लिए चल पड़ा। देर रात तक वो घर पहुंच गया। दादी का पार्थिव शरीर दालान में रखा था। द्वार पर नाते रिश्तेदार आदि तमाम लोग बैठे थे। महिलाएं एक ओर बैठी थीं। कभी कभी किसी किसी के रोने की दर्द भरी आवाज़ उठ रही थी तथा रात के सन्नाटे को तोड़ रही थी। अभय माई के पास जाकर बैठ गया। दादी को क्या हुआ था माई? वो सहसा पूछ पड़ा। भगवान जाने बेटा, परसों तक दादी सबसे बोल बतिया रही थीं। खाना दिया तो कहने लगी खाने का मन नहीं है। बहुत चिरौरी की पर किसी तरह 2 कौर खाईं। दिन भर अनमनी होकर पड़ी रहीं। थोड़ी देर द्वार पर बैठी रहीं, वहाँ भी मन नहीं लगा तो कमरे में आकर लेट गईं। डॉक्टर साहब घर आकर देख कर दवा दे गए थे। दवा भी खिला दिए थे। कमरे में जो जाकर लेटी तो दिन भर लेटी रहीं। दोपहर 3 बजे तक कहकर शकुंतला देवी रोने लगी। अभय माई को चुप कराने लगा। कुछ देर माँ को ढांढस बंधाने के पश्चात वो दालान में लोगों के पास आकर बैठ गया। द्वार पर रात भर लोग बैठे रहे। यदि कोई किसी काम से घर जा रहा था तो कोई न कोई आ जा रहा था। द्वार पर 40-50 लोगों का जमावड़ा रात भर लगा रहा। सुबह होते होते दादी के अंतिम संस्कार की तैयारियां प्रारंभ हो गईं। जमीन पर बिछी दरी पर अभय गुमसुम बैठा था। दादी के साथ बचपन से लेकर अब तक व्यतीत किए लम्हे किसी चलचित्र की भांति स्मृतियों के जंगल में उसे विचरण करा रहे थे। कैसे दादी उसकी उंगली थामे गांव की रामलीला दिखाने ले जाया करती थीं। भांति भांति के रंग बिरंगे गुब्बारे, मिट्टी का भोंपू, हाथी घोड़े, चूल्हे चौके, गृहस्थी आदि भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने दिलाना तथा कसकर हाथों को पकड़े हुए मेले से उसे घर लेकर आना। जब तब विद्यालय पहुंचकर देखना कि कहीं मास्टर जी उसे मार तो नहीं रहे। ओहो, कितनी सारी बातें, कितनी सारी स्मृतियाँ हैं दादी से जुड़ी। आज एक एक करके अभय को बहुत याद आ रही हैं। दोपहर पश्चात दादी की अर्थी उठी। दादी ने अपना पूरा जीवन सक्रियता के साथ जिया। भरा पूरा परिवार व सब कुछ अच्छा देखकर दादी ने गोलोक गमन किया। रामस्वरूप जी उनके अंतिम संस्कार में कोई कमी नहीं रहने देना चाहते थे। दादी की अर्थी उठते समय बजने वाले बैंड बाजे की धुन यही बता रही थी कि सार्थक व सफल जीवन जीकर होने वाली मृत्यु शोक नहीं, उत्सव है। मृत्यु तो एक न एक दिन सबकी होनी है। यही इस नश्वर संसार में एक अटल सत्य है। दादी की अर्थी के पीछे गांव के लोग शोकाकुल चल रहे थे। शमशान तक पैदल चलकर सबने दादी को अंतिम विदाई दी। 2 दिन रुककर सभी रस्में पूरी करने के पश्चात अभय वापस गुरुग्राम आ गया। दादी की 13वीं की रस्म शेष थी, जिसके लिए 1 सप्ताह बाद अभय को पुनः आना था। 13वीं वाले दिन दोपहर को अभय गांव आ गया। आंगन में शांति पाठ चल रहा था। सभी नाते रिश्तेदार दालान में जमा थे। दालान के एक कोने में टेंट की छांव में गांव का राजकुमार हलवाई भोजन बनाने की तैयारी कर रहा था। गांव के लोग उसकी सहायता कर रहे थे। कोई आलू काट रहा था तो कोई आटा गूंथ रहा था। एक और लकड़ियां कटी रखी थीं। चूल्हा तैयार था। शाम को सबका भोज था।
गांव के लोगों का भोजन। शाम 4-5 बजे से सबका भोजन होने लगेगा, किंतु उससे पूर्व इस गांव के साथ ही साथ आसपास के गांवों के अत्यंत निर्धन परिवारों को जिमाया जाएगा। पूड़ी, सब्जी, दही, चूड़ा, बूंदिया, लड्डू जो भी उपलब्ध हो, पहले निर्धन लोगों को भरपेट जिमाया जाएगा। अभय के घर द्वार के सामने सड़क पर कुछ निर्धन परिवार के लोग अभी से बैठने लगे हैं। राजकुमार मनोवेग से भोजन बनाने में व्यस्त है। हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर अभय हवन पर बैठ गया। हवन संपन्न होने के पश्चात दादी को दान में दी गई वस्तुएं पंडित जी ने ले जाने के लिए सहेज कर रख ली है। उधर भोजन तैयार था। सभी नाते रिश्तेदार गांव के लोगों के सहयोग से बड़ी बड़ी डलियों में भोजन भरकर बाहर बैठे निर्धन लोगों में बांटने लगे। बाबूजी और दई दो, इस बच्चे को और दई दो, इस बिटिया को और दई दो, आवाज़ें आने लगी थीं। भोजन बांटने में अभय भी मदद कर रहा था। निर्धन लोगों ने छक्कर खाया, शेष बच जाने पर घर ले गए। अभय को याद आया कि दादी कहा करती थीं कि ऐसे अवसरों पर निर्धन को मना नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम उन्हें भोजन देकर खूब तृप्त करना चाहिए, उनकी दुआएं लगती हैं। तत्पश्चात शाम से गांव के लोग भोजन करने लगे। राम स्वरूप जी अजय, अभय और सबके सहयोग से भोजन वितरित करने लगे। बड़ी तिरपाल पर 5 में लोग बैठे थे। पतलों दोनों में भोजन परोसा जा रहा था। इस गांव के साथ साथ आसपास के गांवों के अनेक स्त्रियों, पुरुषों, महिलाओं, बच्चों ने भोजन किया। देर शाम तक भोजन करने वाले लोगों की पांत बैठती रही। भोजन लोग करते रहे। दादी की 13वीं संपन्न हो गई। दूसरे दिन अभय बाबूजी के साथ घर के कार्यों को व्यवस्थित करने में लगा रहा। तीसरे दिन अभय वापस गुरुग्राम लौट आया, अपनी नौकरी पर। दादी के निधन के कारण अभय का विवाह कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ गया। इस बीच अभय ने कुछ बचत व कुछ लोन की व्यवस्था कर 2 कमरे का एक फ्लैट क्रय कर लिया था। दिन व्यतीत होते जा रहे थे। 1 वर्ष पश्चात आने वाली लगन में अभय का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात सुरेखा को गांव में छोड़कर अभय अकेले ही गुरुग्राम लौट आया। विवाह की शेष रस्मों को पूरा करने के लिए उन दोनों की आवश्यकता थी, किंतु अभय के पास छुट्टियों का अभाव था। उसे नौकरी पर वापस जाना था, अतः सुरेखा रुक गई। वो माँ के साथ मिलकर शेष वैवाहिक रस्मों को पूरा कर लेगी। चौथ, पगफेरे तथा अन्य रस्मों को निभाने के लिए सुरेखा का वहाँ रहना आवश्यक था। विवाह हो गया तो विवाह के उत्तरदायित्वों को भी निभाना था। 6 माह पश्चात अभय सुरेखा को विदा कराकर गुरुग्राम ले आया। धीरे धीरे फ्लैट में गृहस्थी जमने लगी। कभी कभी सुरेखा के चेहरे पर फैली उदासी व अकेलेपन की रेखाओं को अभय पढ़ लेता। वो इस बात को समझता कि भरे पूरे परिवार व उन्मुक्त वातावरण में रहने वाली सुरेखा को फ्लैट का बंद जीवन शीघ्र रास आने वाला नहीं है। सुरेखा को शहर के जीवन में समायोजित होने में समय लगेगा। यद्यपि अवकाश के दिनों में वो सुरेखा को घुमाने के लिए बाहर ले जाता, फिर भी इस तथ्य से वो वाकिफ़ है कि उसे तो वो वातावरण व मन स्थित नहीं दे सकता जिसे छोड़कर वो यहाँ आई है। बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत आजकल खराब रहती है। पास के शहर के डॉक्टर को दिखाया, किंतु उनकी दवा से लाभ नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कहाँ ले जाऊं। एक दिन पिता का फ़ोन आया। माँ के स्वास्थ्य को लेकर अभय चिंतित हो उठा। उसने गुरुग्राम में एक बड़े अस्पताल में माँ को दिखाने का प्रबंध किया और बाबूजी को फ़ोन कर माँ को लेकर आने के लिए कहा। ठीक है बेटा, मैं चलने से पहले तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। ठीक है बाबूजी, मैं यहाँ से आपका और माँ का ट्रेन में रिजर्वेशन करा दूंगा, अभय ने कहा। 15 दिनों बाद टिकट कन्फर्म हुआ और बाबूजी माँ के साथ गुरुग्राम के लिए चल दिए। दूसरे दिन वे गुरुग्राम पहुँच गए। स्टेशन पर अभय उन्हें लेने आ गया था। माँ का कृशकाय शरीर देखकर अभय चिंतित हो गया। माँ को ये कौन सा रोग लग गया है जिसने उसके शरीर को खोखला कर दिया है। स्टेशन से माँ को लेकर अभय सीधे अस्पताल चला गया। माँ को उपचार की शीघ्र आवश्यकता थी। 1 दिन का भी विलंब उनके लिए ठीक नहीं था। अस्पताल में पहुँचते ही माँ को भर्ती कर लिया गया। उनका उपचार होने लगा। चिकित्सकों ने अनेक टेस्ट लिखे, जिन्हें अभय ने दौड़ भाग कर शीघ्र कराया। इतना बड़ा अस्पताल देखकर रामस्वरूप चकरा गए। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो चुपचाप पत्नी के पास बैठे थे। सारी भागदौड़ अभय कर रहा था। अगले दिन जांच की सभी रिपोर्ट आ गईं। अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई जब चिकित्सक ने बताया कि माँ को कैंसर है, जो दूसरी स्टेज पार कर गया है।
अभय की बदहाल दशा देखकर चिकित्सकों ने पूरा प्रयत्न कर माँ को ठीक करने का आश्वासन दिया। माँ का उपचार प्रारंभ हो गया। अभय के साथ कभी कभी सुरेखा भी माँ को देखने अस्पताल आती रहती। ये कैसी विडंबना थी कि माँ इस शहर में आईं तो भी बेटे के घर नहीं आ पाई। माँ की इच्छा थी एक बार अभय के घर जाने की, किंतु दुर्बल शरीर साथ नहीं दे रहा था। 2 माह तक अस्पताल में भर्ती रहकर निरंतर माँ का उपचार चलता रहा। अब चिकित्सकों ने माँ को घर ले जाने के लिए कहा है। दवाएं चलती रहेंगी, सप्ताह में एक बार अस्पताल लाकर दिखाने को कहा है। माँ अस्पताल से अभय के फ्लैट में आ गई। अब घर पर ही चिकित्सकों की बताई दवाएं माँ को दी जाती हैं। सप्ताह में एक बार अभय माँ को लेकर चिकित्सक को दिखा देता। रामस्वरूप जी अब यदा कदा गांव जाने लगे थे। वहाँ भी घर व खेती बाड़ी का प्रबंध देखना आवश्यक था। पत्नी का उपचार न जाने कब तक चलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता था। वो समझ रहे थे कि पत्नी का इलाज महंगा है। यद्यपि अभय भी बहुत पैसे खर्च कर रहा था, तथापि पैसों के प्रबंध के लिए उन्हें भी गांव जाना पड़ता। 4-5 माह और व्यतीत हो गए। माँ की दशा में सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि माँ का स्वास्थ्य और खराब होता जा रहा था। चिकित्सक दवाएं बदल बदल कर दे रहे थे, किंतु माँ को लाभ होता प्रतीत नहीं हो रहा था, बल्कि माँ और भी कृशकाय होती जा रही थीं। सुरेखा माँ की खूब सेवा कर रही थी। उसका बहुत बड़ा संबल मिला था अभय को। देखते देखते माँ को घर लाए 8 महीने हो गए। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर रामस्वरूप जी के चेहरे पर निराशा के भावों ने स्थायी रूप से स्थान बना लिया था। वे हर समय उदास व चिंतित रहते। आज माँ को दिखाने के पश्चात अभय घर आया। चिकित्सक ने पुनः दवाएं बदल दी थीं। इन दवाओं से माँ को कुछ आराम था। माँ का स्वास्थ्य जब से खराब हुआ है, तब से वो हल्का व तरल पदार्थ भोजन में ले रही थीं। वो भी अब खाने की उनकी इच्छा नहीं होती। सुनिए, आज माँ ने रुचि लेकर भोजन किया है, सुरेखा ने अभय से कहा। सुरेखा कितनी प्रसन्न थी। माँ के स्वास्थ्य लाभ से अभय भी प्रसन्न हुआ। बाबूजी गांव गए थे। उन्हें गए हुए 3 सप्ताह हो गए थे। आजकल बुआई का सीजन चल रहा है, अतः आवश्यक कार्य निपटा कर वो आएंगे। अन्यथा 1 सप्ताह से अधिक बाबूजी कभी गांव में नहीं रुकते। 2 दिनों पश्चात बाबूजी गांव से आ गए। गांव से आकर बाबूजी माँ के पास बैठ गए। माँ धीरे धीरे बाबूजी से घर का, गांव का, पास पड़ोस का, नाते रिश्तेदारों का सबका हाल पूछ रही थीं। बाबूजी माँ को सबका हाल बता रहे थे। अगले दिन शाम से माँ की तबीयत फिर से खराब होने लगी थी। बाबूजी उदास थे। वो माँ के पास बैठे थे। अभय और सुरेखा भी माँ के कक्ष में थे। रात गहराने लगी थी। माँ को नींद आ रही थी। माँ सो गई थी। अभय और सुरेखा अपने कक्ष में चले गए। बाबूजी माँ के पास बैठना चाहते थे। वे माँ के पास सिरहाने रखी कुर्सी पर बैठे थे। अभय, अभय, बेटा उठो। कमरे के बाहर से बाबूजी अभय को आवाज़ दे रहे थे। अभय ने घड़ी देखा। रात के 3 बज रहे थे। वो शीघ्रता से उठकर बाबूजी के पास गया। तेरी माँ नहीं रही बेटा। बाबूजी के स्वर सुनते ही उसे झटका सा लगा। उसे बाबूजी की बातों पर सहसा विश्वास नहीं हो रहा था। हो सकता है कि माँ के स्वास्थ्य की चिंता के कारण बाबूजी को भ्रम हुआ हो। वो तीव्र गति से भागता हुआ माँ के कमरे में गया। बिस्तर पर पड़े माँ के निर्जीव शरीर को देखकर वो रो पड़ा। सुरेखा और बाबूजी कमरे में आ चुके थे। सुरेखा जोर जोर से रोने लगी। बाबूजी इस प्रकार खड़े थे जैसे उन्हें काठ मार गया हो। अभय ने बाबूजी को सहारा देते हुए माँ के पास बैठाया। कुछ देर तक वो उसी प्रकार बैठे रहे। स्वयं को संयत किया। संकेत कर अभय को पास बुलाया। उससे एक चादर मंगाई। चादर जमीन पर बिछाकर अभय व बाबूजी ने पकड़कर माँ को जमीन पर लिटा दिया। माँ का अंतिम संस्कार यहीं होगा बेटा। गांव में इनकी मिट्टी नहीं जा पाएगी। बाबूजी ने अत्यंत धीमी व कांपती आवाज़ में अभय से कहा। जी बाबूजी, अभय ने कहा। वो समझ गया कि गांव यहाँ से दूर है। पूरे दिन और रात लगते हैं वहाँ पहुँचने में। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से माँ का शरीर प्रभावित हो गया था। सुरेखा रो रो कर चुप हो गई थी। वो अभय के साथ सहयोग कर रही थी। अभय को माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी थी। उसे ये भी नहीं पता था कि अंतिम संस्कार की सामग्री कहाँ मिलेगी। उसने नेट पर सर्च किया तो स्थान का पता चल गया। 8 बजे वो घर से निकल पड़ा सामग्री लेने। बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए उसने गार्ड से कहा कि रात में माँ का निधन हो गया है। गार्ड ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वो अपने कार्य में व्यस्त हो गया।
लगभग 3 घंटों के पश्चात अभय सामग्री लेकर पहुंचा। लिफ्ट में सामान रख 21वीं मंजिल का बटन दबा दिया। लिफ्ट में बिल्डिंग के लोग आते जाते मिलते, पहले अभय को, तत्पश्चात सामग्री को देखते और आगे बढ़ जाते। लिफ्ट से सामान उठाकर वो अपने फ्लैट की ओर बढ़ गया। फ्लैट में जाते हुए उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। सभी घरों के दरवाजे बंद थे, इक्का दुक्का कोई निकल रहा था। अभय को देखकर आगे बढ़ जा रहा था। अभय बाबूजी के साथ मिलकर अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी करने लगा। बाबूजी ने घर का मुख्य दरवाज़ा खुलवा दिया था। वो बार बार दरवाजे की ओर देख रहे थे, न जाने किसे ढूंढ रहे थे। सुरेखा के जोर जोर से रोने के स्वर हवाओं में तैर रहे थे। अभय, सुरेखा व बाबूजी ने मिलकर माँ को ले जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। उधर गांव से भैया व नेहा के फ़ोन आ रहे थे कि माँ की खबर सुनकर गांव में कोहराम मचा है। सब माँ के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। तमाम लोग द्वार पर एकत्र हो गए हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी दूर माँ की मिट्टी खराब होगी, बाबूजी उन्हें समझा देते। माँ को लिफ्ट से नीचे लेकर जाना था। इस काम में अभय व बाबूजी के अतिरिक्त 1-2 लोगों की और आवश्यकता थी। अभय ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। कोई नहीं था जो इस काम में उनकी मदद कर सके या करे। उसे गेट पर तैनात गार्ड का ध्यान आया। वो तत्काल लिफ्ट से नीचे उतरा और गार्ड के पास गया। पहले तो उसने इनकार करते हुए व्यस्तता की बात की, जो सही थी। जो जीवित हैं उनकी व्यस्तताएं तो हैं ही। अभय ने 500 का नोट उसकी ओर बढ़ाया, तब जाकर गार्ड सहर्ष उसकी सहायता को तत्पर हुआ। गार्ड की सहायता से माँ नीचे आ गई थी। बात सिर्फ माँ को नीचे लाने की थी, अतः माँ को नीचे लाने तक मदद कर गार्ड तुरंत अपनी ड्यूटी पर चला गया। माँ को शमशान तक ले जाने वाली गाड़ी, जो अभय ने ई-पेमेंट द्वारा बुक करके मंगाई थी, वो गेट के बाहर खड़ी थी। माँ को गाड़ी तक ले जाना था। 2 लोगों की और आवश्यकता थी। गार्ड जा चुका था, अब वो पुनः आने वाला नहीं था। अभय सोच रहा था कैसे क्या करे। बाबूजी अभय का चेहरा देख रहे थे। बाबूजी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इन 24 घंटों में ही उन्होंने 10 वर्ष की उम्र और तय कर ली हो। थका हुआ, बेबस और क्लांत चेहरा। अभय ने गेट के बाहर दृष्टि डाली। सामने सड़क के उस पार एक बहुमंजिली बिल्डिंग में कुछ मजदूर काम करते दिख गए। अभय शीघ्रता से सड़क पार कर वहां पहुंच गया। उसने उन लोगों को अपनी समस्या बताई। वहां से 4 मजदूर सहर्ष उसके साथ चल दिए। सबने आनन फानन में माँ को कंधा देकर गाड़ी में पहुंचाया। अभय ने उन्हें पैसे देकर विदा करना चाहा तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। वे बस में बैठकर शमशान भूमि तक जाने को भी तत्पर थे। अभय ने मना किया तो उन्होंने कहा कि वहाँ भी उनकी आवश्यकता होगी। उन 4 मजदूरों के साथ माँ का अंतिम संस्कार कर अभय बाबूजी के साथ घर आ गया। उन मजदूरों को अभय ने 500-500 रुपये दिए। यद्यपि वो रुपए भी नहीं ले रहे थे। अभय ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आग्रहपूर्वक रुपए उन्हें दिए, ये सोचकर कि भविष्य में यदि कभी किसी को 4 कंधों की आवश्यकता पड़े तो मिल जाएं, किराया देकर ही सही। शहरों में मृत्यु उत्सव नहीं, मृत्यु ही है। मानवता की मृत्यु, संवेदनाओं की मृत्यु, भावनाओं की मृत्यु। घर आकर बाबूजी फूट फूट कर रोए। बाबूजी को इस प्रकार रोते हुए अभय ने पहली बार देखा था। बेटा, इस पाषाण शहर में तुम कैसे रहोगे, कैसे नौकरी करोगे? गांव चलो बेटा। ऐसा प्रतीत हो रहा था बाबूजी माँ की मृत्यु से कम पत्थरों से भरे शहर के घाव से ज़्यादा टूटे हैं। बाबूजी, अभी मैं आपके साथ गांव चलता हूँ। माँ के शेष काम गांव में ही होंगे। मैं नौकरी पत्थरों के शहर में ही रहकर करूँगा, किंतु श्वास गांव में फैली अपनी जड़ों से लूँगा। निराश ना होइए बाबूजी, चलिए अपने गांव चलते हैं। वहाँ सब हमारे पहुँचने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अभय ने बाबूजी को ढाढ़स बंधाते हुए कहा। बाबूजी ने स्वीकारोक्त में सिर हिलाया। अभय सुरेखा व बाबूजी के साथ गांव जाने की तैयारी करने लगा। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी शहर का घाव। भीड़ भरे शहर कभी कभी मन पर घाव दे जाते हैं, जिन्हें भरने के लिए हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना पड़ता है। ये कटु सत्य भरी कहानी आपको कैसी लगी, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।